बिहार के बक्सर जिले में एक 22 साल की नौजवान लड़की की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बलिया से जैसे ही उनकी बारात आती हैं तो दूल्हे के पक्ष वाले से जो है बड़ी जोश के साथ जो है उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद डीजे बज रहा होता है, यहाँ पर फटाके छोड़ रहे होते हैं। हर तरीके से उस बारात के अंदर जो है पूरे जोश के साथ जो है पूरी तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है, वक्त बीतने के साथ ही पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। जिसके बाद दूल्हे और दुल्हन को जब स्टेज पर लेकर आते हैं, जब वह जयमाला का वक्त हो जाता है और उसी वक्त जब दुल्हन दूल्हे को जो है माला पहना रही होती है, उसी वक्त दूल्हा भी दुल्हन को माला पहना रहा होता है। उसी वक्त एक नौजवान लड़का जो मुंह पर मास्क बांधा हुआ होता है, उसी वक्त जब महिला की भीड़ के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। जैसे स्टेज के पास वो पहुँचता है तो अपनी जेब में रखी हुई पिस्टल निकालता है, जिसके बाद वहाँ पर फायरिंग कर देता है और फायरिंग करने के बाद तुरंत वो लड़का वहाँ से फरार हो जाता है। जब आसपास के लोग जैसे इस आवाज़ को सुनते हैं तो वो पहले सोचते हैं कि यहाँ पर किसी ने फटाका छोड़ दिया है, तो कोई कहता है कि ये तो पिस्टल की आवाज़ थी। लेकिन स्टेज पर खड़ी दुल्हन जैसे ही गिर पड़ती है वहाँ पर स्टेज के ऊपर, तो वहाँ पे आसपास की जब उसकी सहेलियाँ खड़ी होती हैं तो तुरंत वो सोचने लगती हैं कि ये दुल्हन जो है चक्कर की वजह से यहाँ पर गिर पड़ी है। जिसके बाद जब उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो सहेलियों के हाथ में खून दिखाई देता है। जिसके बाद वो महिलाएं चिल्लाने लग जाती हैं कि आखिरकार ये गोली जो है दुल्हन को लगी हुई है। जैसे ही आसपास के लोग आते हैं और देखने लगते हैं कि दुल्हन के कपड़े हटाकर जब देखते हैं तो पेट के अंदर उसे एक गोली लगी हुई होती है। जैसे इस बात की जानकारी उन आसपास के लोगों को लगते हैं तो तुरंत उस महिला को आनंद फानंद में जो है उठाकर सीधा एक हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद जैसे इस बात की जानकारी दूल्हे को लगती है तो उसको भी पसीना आ जाता है। जिसके बाद अपनी बारात लेकर वहाँ से फिर रवाना हो जाता है बिना शादी किए और बिना कुछ बात किए। अब लड़का यहाँ पर सोचने लगता है कि मैं इस दुल्हन से शादी नहीं करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से वो अपनी बारात लेकर तो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब आसपास के लोग जब नज़दीकी थाने के अंदर इस बात की जानकारी दे देते हैं और पुलिस जब उस मौका वारदात पर पहुँचती है और पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती होती है तो जब एक लड़का इसके बारे में गिरफ्तार हो जाता है। जब उस लड़के को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ कर रही होती हैं तो जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आखिर उस बारात के समय और बारात से पहले ऐसा क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल बिहार का एक ज़िला लगता है बक्सर और यहीं पर एक थाना लगता है मुफस्सिल। यही थाने के क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा गांव होता है जिस गांव का नाम मल्ला टोला होता है। यहीं के रहने वाले नंदमला के 4 बेटियां और बेटे होते हैं। उसमें से सबसे बड़ी आरती कुमारी होती हैं। नंदमला एक गरीब परिवार से होता है जो का प्लम्बर का काम कर रहा होता है। इसी तरीके से अपना घर का गुजारा चला रहा होता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन आरती की उम्र कभी 18 साल के आसपास की हो जाती हैं। जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो नंदमला सोचता है कि आखिरकार इसके कहीं न कहीं सगाई करवा देते हैं, जिसके बाद इसकी शादी करवा दी जाएगी। इसी को सोचते हुए नंदमला अलग अलग जगहों पर लड़का ढूंढने की तलाश कर लेते हैं और आखिरकार उनकी तलाश एक दिन जो है उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के सरमनपुर का रहने वाला अविनाश साहनी होते हैं। वहाँ पर जाकर उनकी तलाश ख़त्म हो जाती है। यानी नंदमला को अविनाश साहनी जो है लड़का पसंद आ जाता है। लड़का मछली पालन का भी काम कर रहा होता है, साथ में मछली बेचने का भी काम कर रहा होता है। तो अचानक जब नंदमला को वो लड़का पसंद आ जाता है तो यहाँ पर बैठकर उनके पिता ब्रज किशोर साहनी के साथ रिश्ते की बातचीत करते हैं। जिसके बाद रिश्ता तय हो जाता है और रिश्ता तय होने के साथ ही शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। यानी 24 फरवरी 2026 के दिन इनकी शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। जिसके बाद दोनों पक्ष में अब बड़ी धूमधाम से इनकी तैयारियां चल रही होती हैं। यहाँ पर नंदमला भी अपनी बेटी की शादी को लेकर बड़ी धूमधाम से तैयारियां कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ब्रज किशोर साहनी भी जो अपने बेटे अविनाश साहनी होते हैं उनकी भी शादी की धूमधाम तैयारियां कर रहे होते हैं। दोनों तरीके से अलग अलग तरीके से तैयारियां हो रही थी। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ ही 24 फरवरी 2026 के दिन बलिया ज़िले से एक बारात रवाना होती है, जिसके बाद बिहार के बक्सर ज़िले के अंदर पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पर अविनाश साहनी जब जैसे ही बारात वहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर डीजे बज रहा होता है, कई जगह पर पटाखे छोड़े होते हैं। इसी तरीके से ये वारदात चल रही होती है। लेकिन उसी वक्त जब लड़की के परिवार वाले होते हैं, लड़की के पक्ष वाले होते हैं, वो बड़ी जोश के साथ जो हैं बारात का स्वागत करते हैं। जिसके बाद दूल्हा जैसे ही उस घर के अंदर चला जाता है, घर के अंदर जाने के बाद पूरे 2 घंटे का वक्त बीत जाता है और उसी वक्त
जब दुल्हन और दूल्हे को जब स्टेज पर बुलाया जाता है, जब जयमाला का वक्त हो जाता है, उसी वक्त आरती कुमारी जो दुल्हन होती हैं और दूल्हा अविनाश सानी जब स्टेज पर चढ़ जाते हैं तो सबसे पहले दुल्हन दूल्हे को माला पहना लेती हैं, जिसके बाद दूल्हा भी अब दुल्हन को माला पहना रहा होता है। उसी वक्त एक नकाब पहना हुआ 21 साल के आसपास का नौजवान लड़का होता है, वो पहले महिला की भीड़ के अंदर आता है और फिर धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़कर जब जैसे ही स्टेज के पास पहुँच जाता है तो अपने जेब में रखी हुई पिस्टल को निकालता है, जिसके बाद वहाँ पर गोली चला लेता है। गोली चलाने के बाद वो वहाँ से तुरंत फरार हो जाता है। जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पर फटाका छोड़ा है या फिर पिस्टल की आवाज़ है। उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं लग रही होती है, लेकिन जैसे ही स्टेज के ऊपर से दुल्हन गिरती है तो आसपास की सहेलियाँ उस दुल्हन को वापस से उठाने की कोशिश करती हैं। जब उसके हाथ पर खून लगने लग जाता है तो आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी देते हैं तो सीधा दौड़ते हुए स्टेज पर चढ़ जाते हैं। जिसके बाद दुल्हन के कपड़े हटाकर देखते हैं तो उसके पेट के अंदर एक गोली लगी हुई होती है। जैसे इस बात की जानकारी जब उन लोगों को लगती है तो उस दुल्हन के परिवार वाले होते हैं, वो बड़े आनंद फानंद के साथ उस लड़की को एक गाड़ी में जाकर सुला देते हैं। उसके बाद उसे हॉस्पिटल तुरंत लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे इस बात का पता जब दुल्हन के ससुराल वाले जो दुल्हन के घर वालों को जिस बात की जानकारी लगती है तो दूल्हा वहाँ पर किसी से कोई भी बातचीत नहीं करता है, बल्कि अपनी बारात लेकर वहाँ से फिर से रवाना हो जाता है। जिसके बाद बलिया के अंदर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही उस दुल्हन की जो बॉडी होती है उसे तुरंत जब हॉस्पिटल में लेकर जाकर उसे भर्ती करवाया जाता है तो वहाँ पर जिला अस्पताल से जो है सीधा वहाँ से रेफ़र कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर उसे रेफ़र कर लेते हैं। जब उस वक्त जब रेफ़र करते हैं तो गाड़ी में बैठे हुए आरती सी के घर परिवार वाले जब उसे बातचीत कर रहे होते हैं, उसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारे ऊपर गोली चलाने वाला कौन होता है। तो यहाँ पर दुल्हन आरती कुमारी कहने लगती हैं कि मैं शक के तौर पर नहीं बल्कि हकीकत के तौर पर कह रही होती हूँ कि अगर मेरे ऊपर कोई गोली चला सकता है तो वो हमारे गांव का ही रहने वाला ब्रज दीनबंधु हो सकता है। जैसे इस बात की जानकारी उनके घर परिवार वालों को लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके घर परिवार वाले भी ब्रज यहाँ पर दीनबंधु को जो है बड़ी आसानी तरीके से उसे जान रहे होते हैं। उसके बारे में सब कुछ उन घर परिवार को पता होता है। जैसे इस बात की जानकारी जब उनके घर परिवार वालों को लगते हैं तो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। और पुलिस को जैसे इस बात की जानकारी लगती है तो जहाँ पर दुल्हन की शादी हो रही थी वहाँ पर जैसे ही पुलिस पहुँचती है और इस केस की जाँच पड़ताल करने लग जाती हैं। लेकिन पुलिस को जब इस बात की कोई जानकारी नहीं लगती है और पुलिस जब जैसे ही आरती के पिता नंदमाला को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पर सारी जानकारी बता देते हैं कि मेरी लड़की जो कि अभी तक जिंदा है और वो जो जानकारी दे रही थी उसके हिसाब से हमारे घर के ही 150 मीटर के दूर रहने वाला दीनबंधु होता है, जो कि मेरी लड़की के ऊपर जो है फायरिंग करने वाला आखिरकार वही लड़का है। और मैं पूरे शक के तौर पर कह सकता हूं कि आखिरकार वही लड़का है। जैसे इस बात को पुलिस सुनती है तो जैसे ही इस अविनाश बंधु के घर पर पहुंचती है पुलिस, तो अविनाश बंधु जो है घर से फरार हो जाता है। जिसके बाद पुलिस को पूरा शक गहराई जाता है कि आखिरकार दुल्हन के ऊपर जो फायरिंग करने वाला व्यक्ति है वो आखिरकार दीनबंधु ही है। जिसके बाद जहाँ पे भी छुपा होता है उसे 24 घंटे के अंदर पुलिस पूरी मशक्कत के साथ जो है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और आखिरकार 24 घंटे के अंदर दीनबंधु को ढूंढकर पुलिस थाने में लाया जाता है। जब थाने में लाकर जब उससे पूछताछ करते हैं तो दीनबंधु जो है पूरी तरीके से सच बता देता है। पुलिस आखिरकार जब उसे पूछताछ कर रही होते हैं तो दीनबंधु एक कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि बचपन से ही हम 6 साल तक जो है आरती के साथ खेलते थे, इसी तरीके से हमारा वक्त बीता होता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आरती बड़ी हो जाती है तो उसके घर परिवार वाले अब आरती को बाहर निकालना बंद कर देते हैं। जिसके बाद मैं अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कर रहा होता हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है पूरे 15 साल बीत जाते हैं और 15 साल बीतने के बाद एक दिन आरती अपने सलवार सूट पहनकर जब एक गली से बाज़ार की तरफ जा रही होती है तो अचानक मेरी उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है। जिसके बाद मैं उसका काफ़ी देर तक पीछा कर रहा होता हूँ। जब उससे मेरी बातचीत नहीं होती है, मेरी हिम्मत नहीं बनती है उससे बातचीत करने की, तो मेरे कुछ दोस्तों के जाकर उनसे बातचीत करता हूँ तो मेरे दोस्त मेरे से हिम्मत बंधवाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी दिल की बात उनसे कह दो और तुम जाकर आज अगर बात नहीं कर पाए तो तुम फिर ज़िंदगी में कभी बात नहीं कर पाओगे। तो आखिरकार
दीनबंधु यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्तों की वजह से मुझे हिम्मत आ जाती है, जिसके बाद मैं आरती कुमारी के पास जाता हूँ, जिसके बाद उससे बातचीत करने लगता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बचपन से खेलता हुआ आ रहा हूँ, तभी भी मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा था, लेकिन तुम्हारे घर परिवार वाले जैसे ही तुम्हें घर से बाहर निकालना बंद कर देते हैं तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता हूँ। और आज के दिन जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ तो फिर से मेरे दिल के अंदर तुम्हारे लिए प्यार जग जाता है, जिसके बाद मैं उसे प्रपोजल की भी करने की कोशिश करता हूँ। यानी जब मैं उसे प्रपोजल भी कर लेता हूँ, उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। जैसे ही इस बात की आरती के कानों में आवाज़ आती है तो आरती यहाँ पर साफ तौर पर इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के से नहीं तो शादी करना चाहती हूँ और मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। और इस बात की जैसे ही मैं बात सुनता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब लगने लग जाती है और मैं सोचने लगता हूँ कि आखिरकार जिस वक्त मैं शराब के तस्करी के अंदर जब मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ, जिसके बाद मैं जेल में 9 महीने काट कर जब आता हूँ तो इस बात की जानकारी आरती कुमारी को भी होगी और इसी बात को लेकर जो है मुझे मुंह पर मना कर देती हैं, जिसके बाद मैं उसे काफ़ी वक्त तक उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसे हर हाल में शादी करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, मैं हर हाल में उसे आरती को पाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आरती मेरे सामने तक नहीं देख रही होती हैं, वो मुझसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रही होती हैं। इसी तरीके से हमारा वक्त बीत रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीता है। वक्त बीतने के साथ साल 2024 के अंदर आखिरकार आरती के परिवार वाले उनके पिता नंदमला उनकी एक जगह पर सगाई तय करवा दी जाती हैं, जिसके बाद जैसे इस बात की जानकारी दीनबंधु को लगती है तो दीनबंधु सोचता है कि आखिरकार आरती शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी और फिर मेरा क्या होगा। और इसी बात को लेकर जिस जगह पर आरती की सगाई होती है वहीं पर दीनबंधु पहुंच जाते हैं, जिसके बाद लड़के पक्ष वालों से वो जाकर धमकियां देने लग जाते हैं कि जिस दिन तुम मुझसे शादी करने की कोशिश की तो तुम्हें जो है दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा, तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। जैसे इस बात की जानकारी उनके परिवार वाले को लगती है तो आरती कुमारी के जो पिता होता है नंदमाला, उनको इस बात की जानकारी देते हैं कि तुम्हारी सगाई हम रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे गाँव का एक लड़का जिसका नाम दीनबंधु होता है वो हमारे घर पर आकर हमें धमका कर गया है। ये सगाई हम रखना नहीं चाहते हैं, नहीं तुम्हारी लड़की के साथ हम शादी करना चाहते हैं। और जैसे इस बात की जानकारी जब नंदमला को लगती है तो गांव के अंदर पंचायत बिठाई जाती है, जिसके वो इस बात से परेशान होने के बाद दीनबंधु को जो है हमेशा हमेशा के लिए पंजाब काम पर भेज देते हैं। और जैसे ही दीनबंधु पंजाब के लिए रवाना हो जाता है तो वहाँ पर पंजाब में रहकर काम कर रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ साल 2025 के अंदर अविनाश साहनी के साथ आखिरकार आरती की सगाई कर दी जाती है। और सगाई के बाद जैसे इस बात की जानकारी जब दीनबंधु को लगती है तो दीनबंधु फिर से सोचने लगता है कि आखिरकार उसकी सगाई उसके साथ हो चुकी है और इस जो है आखिरकार मुझे आरती को जो है सबक सिखाना ही होगा। और इसी को लेकर वो अपनी तैयारियां करने लग जाता है। धीरे धीरे अपनी तैयारी करने लगता है। तैयारी के वक्त ही जो है यूपी के गाजीपुर के अंदर गहमर गांव के अंदर एक दिन वो आता है और आने के बाद जो है 32,000 के अंदर पिस्टल खरीदता है। पिस्टल खरीदने के बाद अपने दोस्त के घर पर जाता है और फिर वहीं पर रहने लग जाता है। आखिरकार वो सोच रहा होता है कि अगर मैं किसी के सामने जाऊंगा तो लोगों को फिर से पता चल जाएगा कि यह सगाई तोड़वाने के लिए आया है, शादी को रोकने के लिए आया है। इस बात की जानकारी उन्हें लग जाएगी, इसीलिए वो अपने दोस्त के घर पर चुपकर 2 दिन से रह रहा होता है। लेकिन शादी से कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर दीनबंधु जो है तुरंत पहले ही उसी मंडप के अंदर जाकर पहले से ही छुप जाता है। जिसके बाद बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बारात आती है। बारात आने के वक्त ही जो है बड़ी धूमधाम से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। यहाँ पर मंडप के ऊपर जब दुल्हन और दूल्हा चढ़कर जब एक दूसरे को जयमाला के वक्त माला पहना रहे होते हैं, उसी वक्त पर दीनबंधु नकाब पहनकर उस महिला की भीड़ के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। जैसे स्टेज के पास पहुँचता है तो वहाँ पर अपनी गन निकालकर फायरिंग कर देता है। अब दीनबंधु यहाँ पर लड़की के दुल्हन के सीने पर फायरिंग करने वाला था, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और उसके पेट में जाकर ये गोली लग जाती है। जिसके बाद उसको लगता है कि यहाँ पर ये दुल्हन मरने वाली नहीं है, क्योंकि ये गोली जो है उसके पेट के अंदर लग गई है। जिसके बाद उसके सीने पर फिर से उसके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करता है तो गोली उसके अंदर अटक जाती है। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से फरार हो जाता है। और जैसे ही आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो उस दुल्हन को तुरंत जो है नज़दीकी अस्पताल में पहुंचा देते हैं। जिसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बनारस के अंदर उसे जो है बड़े हॉस्पिटल के अंदर उसे रेफ़र कर दिया जाता है। और उसी रेफ़र करने के वक्त जब बीच में उसे पूछताछ करते हैं तो सारी कहानी निकल कर सामने आ जाती है। जब पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है और आखिरकार दीनबंधु को जब गिरफ्तार करके सारी कहानी उसे जब पूछताछ करती है तो सारी कहानी निकल कर सामने आ जाती हैं। जैसे इस बात को पुलिस सुनती है तो तुरंत उसके ऊपर दीनबंधु के ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करती हैं और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भेज देती हैं।
लेकिन अभी भी जो है आरती कुमारी बिल्कुल भी ठीक है, उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया था और आईसीयू से भर्ती करने के बाद उसे जनरल वार्ड के अंदर ले जाया गया है और पुलिस का मानना है कि अभी वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर से ज़रूर बता देना। इसी तरह की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो राज चंडीगढ़ पंजाब से हमारी वीडियो देखते हैं, आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से, यश ठाकुर उत्तर प्रदेश प्रयाग से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके की सच्ची क्राइम की कहानी के साथ अगर आज रोज़ में देखना चाहते हैं तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।